दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 25 अगस्त है और आज ही करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन सी मेजर न्यूज़ रही आज की। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी पहली महिला कमांडो यूनिट शुरू की है। तो ये पहली जो महिला कमांडो यूनिट है, ये प्रशिक्षण रीजनल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर ये स्टार्ट हुई है? बड़वा, मध्य प्रदेश में। बड़वा जो है ये खरगोन जिले में पड़ता है मध्य प्रदेश में। वहाँ पर ये पहली कमांडो यूनिट स्टार्ट करी गई है। 30 महिला जवान हैं जिनको ट्रेनिंग ये दी जा रही है। 8 सप्ताह तक का उनका जो है ट्रेनिंग चलेगी, उन्नत प्रशिक्षण उनका चलेगा। और यह जो महिला कमांडोज है ये क्विक रिएक्शन टीम और स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो उच्च सुरक्षा स्थलों पर तैनात किया जाएगा। इनको पहले चरण में 100 महिला कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना है और लक्ष्य जो है वो 10% तक बढ़ाना है महिला प्रतिनिधित्व एक तरह से कि जो महिलाओं को जो CISF में महिलाएं हैं वो 10% तक उनको बढ़ाना है। करेंटली में वो 8% है। तो वर्तमान में बल में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी कितनी है? 8% है। अगले वर्ष जो है 2400 नई महिला भर्ती भी निकालने की योजना है केंद्र सरकार की। तो CISF की संस्था जो है ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये एक्चुअल में क्या है कि ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, PSUs हैं और कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। और साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट है कि इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1969 में स्टार्ट हुआ था। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन्होंने 68वें कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन जो है पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, इसको लेकर के अंतर मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की है। अब ये जो 68वीं कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित होगा? ये होगा ब्रिज टाउन बारबाडोस में। और ये ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित होगा कब से कब तक के बीच में? 5 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में। 2025 है ना? तो 5 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 तक ये के बीच में ही चलेगा। और ये सम्मेलन जो है ये युवा सशक्तिकरण को लेकर के, इसको मोटो जो है इसका वो युवा सशक्तिकरण है, यूथ एम्पावरमेंट है। पर एक महत्वपूर्ण गोल भी सम्मेलन जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये आयोजित होगा। इसमें आधुनिक चुनौतियां हैं जैसे गिरोह हिंसा, गैंग वायलेंस होता है उसके बारे में चर्चा होगी, साइबर बुलिंग के बारे में चर्चा होगी, साइबर सिक्योरिटी के बारे में चर्चा होगी और साथ में इसका समाधान जो है किस तरह से निकाला जाए उसके ऊपर ये चर्चा होगी। नेक्स्ट है इसरो ने सफलतापूर्वक पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया है। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट जो है इसको किया है इसरो ने और इसका उद्देश्य क्या है कि पैराशूट आधारित डिसेलरेशन सिस्टम, डिसेलरेशन जिस तरह से एक्सेलरेशन होता है उसी तरह से स्पीड चेंज इन स्पीड वेलोसिटी होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी तरह से डिसेलरेशन होता है कि इसमें वेलोसिटी रिड्यूस होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको एंड टू एंड परीक्षण इसमें करना था जो कि किया गया है। यह प्रणाली जो है ये अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अंतरिक्ष यात्री गगनयान में अंतरिक्ष 4 लोग जाएंगे अंतरिक्ष में, उनमें जो शुभांशु शुक्ला के अलावा 3 लोग और भी हैं। तो इस परीक्षण में इसरो के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने, DRDO ने, भारतीय नौसेना ने और भारतीय तटरक्षक बल ने भागीदारी निभाई है। ये सिस्टम क्रू मॉडल को पुनः प्रवेश री एंट्री करेगा। क्रू मॉडल को यानी कि जो गगनयान में स्पेस में जाएंगे उसके बाद वापस जो है ये आएंगे, तो उसको लेकर के ये इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप सिस्टम बनाया गया है। और ये जो एयर ड्रॉप इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप सिस्टम है ये बेसिकली जो है ये पैरासूट जो है, पैरासूट से वापस आने पर जो है इसका टेस्टिंग की गई है। तो ये एक्सप्लोरेशन डाउन पानी में उतरने के समय धीमा और स्थिर करेगा। नेक्स्ट है
डीआरडीओ ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस व्हीकल सिस्टम जो है, इसका पहला उड़ान परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ये बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसमें क्या क्या शामिल है, इसके घटक क्या क्या है, तो QRSAM है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसको जो है उसके लिए ये वायु रक्षा हथियार प्रणाली बनाई गई है। और इसमें VSHORADS यानी एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स है, यानी बहुत ही शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल्स है उनके लिए ये बनाया गया है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, उच्च शक्ति वाली लेजर आधारित ऊर्जा हथियार प्रणाली से ये बना हुआ है और पूरी तरह से यह इंडिजीनियस है, स्वदेशी प्रणाली अपनाई गई है इसमें। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली जो है, इसका इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो है, इसका टेस्ट जो है वो किया है डीआरडीओ ने। उसके बाद आते हैं फिजी के प्रधानमंत्री है सिटिवेनी राबुका। ये 3 दिवसीय भारतीय दौरे पर आए हैं, नई दिल्ली पहुँचे हैं। और बेसिकली जो है फिजी को लेकर क्वेश्चन आता है कि फिजी जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये फिजी द्वीप है और ये द्वीप देश जो है ये स्थित है मेलानेशिया में। तो जो हवाई आइलैंड के पास पड़ता है, या फिर कह सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। इसमें क्या है कि ये पूछा जाता रहा है एग्जाम में कि माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, ये 3 भागों में डिवाइडेड है। ये जो द्वीपी देश है यहाँ पर प्रशांत महासागर में, उसमें ये मेलानेशिया में आता है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं राबुका, सिटिवेनी राबुका, अपनी पत्नी सुलुएटी राबुका के साथ में, और उनके साथ में कुछ स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो भारत आया हुआ है। और वर्तमान में जो है ये पहली, इस कार्यकाल में जो है पहली भारत आधिकारिक यात्रा है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री राबुका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे और साथ साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से ही मुलाकात करेंगे। ये यात्रा जो है भारत और फिजी के बीच में लंबे समय से चले आ रही घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है। दोनों देशों ने सभी क्षेत्रों में याद रखिएगा, सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग, बायलैटरल कोऑपरेशन की बात करी है, उसको गहरा करने की और लोगों के बीच जो है संपर्क बढ़ाने की बात करी है, प्रतिबद्धता को दोहराया है। नेक्स्ट है 16वां एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, ये स्टार्ट हुआ है शिमकेंट में। और शिमकेंट में ये हो रहा है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान ये इम्पोर्टेंट कंट्री जो है, ये कैस्पियन सागर से लगता है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में जो है वो अरल सागर जो है वो पड़ता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी झील जो है वो सीमा बनाती है, तो अरल सागर सीमा बनाती है। अब इसमें जो है ये भारत ने मिक्स्ड एयर राइफल्स रेडी में तीनों स्पर्धाओं में ये स्वर्ण पदक जीता है, सीनियर में, जूनियर में और यूथ में। और सीनियर मिक्स टीम में भारतीय जोड़ी जो है एलावेनिल वलारिवन अर्जुन बाबूता ने जो है चीन की जोड़ी पेंग जिल्लू और लू डिंगके को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा जो है ये एलावेनिल, इस चैंपियनशिप में दूसरा स्वर्ण पदक है उनका, एलावेनिल का। और ये पहला व्यक्तिगत जो है उनको महिला जो 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने ये पहला व्यक्तिगत में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। और जूनियर मिक्स टीम में 10 मीटर एयर राइफल में संभवी क्षीरसागर नारायण प्रणव ने चीन की जोड़ी को तांग विकी और हान यीनान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। फिर यूथ मिक्स टीम में भी 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है अमीरा अरशद ने, और अंश दाबस ने कोरिया की जोड़ी को, जो कि किम मिल सेव और सिन सेंगू को फाइनल में हराया है। हमें जानना ये है कि इसमें
ये पहली बात तो ये 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रही है, ये कजाकिस्तान में हो रही है, शिमगेंट में। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट है कि इसमें भारत जो है वो सबसे ऊपर अभी तक पदक तालिका में बना हुआ है। टोटल 41 पदक जो है भारत ने जीते हैं, जिनमें से 23 स्वर्ण है, 8 रजत है और 10 कांस्य पदक है। नेक्स्ट उस पर आते हैं 145वां यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये स्टार्ट हुआ है न्यूयॉर्क में। यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में ये स्टार्ट हुआ है। पुरुष एकल में जानिक सिनर इटली के हैं, कार्लोस अल्कराज है जो कि स्पेन के है, वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी है, नोवाक जोकोविच है सर्बिया के, और अलेक्जेंडर जेरेव जर्मनी के, ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इसी प्रकार से महिला एकल में आर्याना सबालेंका है बेलारूस की, ईगा सुयातेक पोलैंड की है, ये वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग है इनकी, कोको ग्राफ जो है ये यूएसए की है, और जेसिका पेगुला ये भी यूएसए की हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 145वां यूएस ओपन जो है ये स्टार्ट हुआ है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आते हैं, केंद्र सरकार ने लंदन मेटल एक्सचेंज की तर्ज पर एक मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंज स्थापित करने की बात कही है। तो एक मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंज भी स्थापित होने की बात कही गई है, और ये सेबी के अंडर में आएगा। सेबी जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है सेल बनाएगा, और इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या है, उद्योगों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण, प्राइस डिस्कवरिंग सुनिश्चित करना है। और भारत अमेरिका को थोड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम निर्यात करता है। ये इम्पोर्टेंट है कि एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइट जो है वो निर्यात होता है अमेरिका में भारत के द्वारा, और कोयला जो है ये आयात होता है, और इसकी बड़ी कमी की गई है। इस सरकार ने इसके कोयला आयात की तो 60,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा बचत हुई है उससे। अब ये समस्या जो है ये देश के इस्पात कारखानों में ज़्यादा से ज़्यादा ये कोयले का यूज़ होता है। तो बॉयलर जो है वो बॉयलर ऐसे हैं जो कि हाई क्वालिटी के जो है वो जो कोल है जो कि इंपोर्ट होता है, उस कोल के लिए वो बॉयलर जो है वो कंपेटेबल नहीं है। तो ये जो आयातित कोयले पर आधारित है बेसिकली। तो जो भी कोयला जो है हम लोग के यहाँ पूरा इंडिया में जो भी प्रोडक्शन होता है कोयले का, माइनिंग होती है, तो उसमें जो है ये उसके लिए बॉयलर जो है ये कंपेटेबल नहीं है। तो जितना भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं कोयला उसके लिए ये कंपेटेबल है। तो हमको क्या करना है कि इसमें जो समस्या है उसका समाधान ये है कि ये जो बॉयलर है ये कंपेटेबल हो इंडियन जो कोल है या फिर भारत में जो कोयला पाया जाता है उसके लिए जो है ये कंपेटेबल होने चाहिए। तो इसके लिए क्या है, सरकार ने इस्पात कंपनियों खास तौर से जो है जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि जैसे टाटा स्टील है या फिर जिंदल स्टील है, तो जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनसे आग्रह कर रही है कि बॉयलरों को भारतीय कोयले के अनुरूप कैलिब्रेट करें, कैलिब्रेशन उनका भारतीय कोयले के अनुरूप करें, और जिससे कि जो है आयात पर निर्भरता जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट आते हैं भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस कदमत। इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है, याद रखिएगा कि आईएनएस कदमत ने इंडोनेशिया के सुराबाया बंदरगाह पर 3 दिवसीय दौरा सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब ये दौरा जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में लंबे समय से चले आ रहे समुद्री साझेदारी को मजबूत करता है। पार्टनरशिप अक्रॉस सी को साझा दृष्टि पर आधारित है, और स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट जो है ये इसकी भागीदारी ने क्षेत्र में भारत को पसंदीदा सुरक्षा साझेदार के रूप में नौसेना की भूमिका को पुनः स्थापित किया है। सामुदायिक संपर्क जो है कम्युनिटी आउटरीच कोविड के तहत भी जहाज ने इंडोनेशिया में रह रहे भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों का भी स्वागत किया है। हमें इसमें यह जानना है इस न्यूज़ में कि ये आईएनएस कदमत जो है ये इंडोनेशिया के सुराबाया बंदरगाह में इसने 3 दिवसीय का दौरा जो है वो कंप्लीट किया है। भारतीय नौसेना का ये जहाज है। नेक्स्ट है, डाक विभाग ने 25 अगस्त से यानी आज से जो है अमेरिका के सभी डाक पार्सलों की बुकिंग जो है अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से जो है उसको निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, उसका निर्णय लिया है। अब ये कदम जो है अमेरिका सरकार ने, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ट्रंप ने जारी किया था,
उसके बाद ये कदम उठाया है डाक विभाग ने। इसके तहत जो है 29 अगस्त से $800 तक का सामान पर ड्यूटी फ्री छूट जो है उसको समाप्त कर दिया है, उसको जो है बंद कर दिया है। तो अमेरिका जाने वाले जितने भी अंतर्राष्ट्रीय डाक पार्सल हैं और उसके मूल्य की परवाह किए बिना उस देश के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट जो है वहाँ का, ये जो एक्ट है, इसके टैरिफ फ्रेमवर्क के अनुसार ये सीमा शुल्क को जो है ये लागू होगा, कस्टम ड्यूटी ये लागू होगी। $100 तक के गिफ्ट के आइटम पर ड्यूटी छूट बनी रहेगी, ये कहा गया है डाक विभाग के द्वारा। और जिन ग्राहकों को जो है पहले से ये पार्सल बुक किए थे उनके लिए जो है डाक विभाग ने कहा है कि अमेरिका नहीं भेजा जाएगा उनको, और वो इसके लिए जो है जो शुल्क जो लगा हुआ है, पोस्टेज जो लगा हुआ है, उसको रिफ़ंड करने की बात कही गई है डाक विभाग के द्वारा। और साथ साथ में जो है ग्राहकों की सुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि डाक विभाग ने जो है ये सभी पार्सल की बुकिंग के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है यूएसए में। नेक्स्ट है वियतनाम को लेकर न्यूज़ है कि वियतनाम में जो है ये टाइफून काजकी जो है ये इंटर हुआ है। अब ये टाइफून काजकी जो है ये नाम याद रखना है, ख़ास तौर से जो है ये चीन के हैनान प्रांत से ये उठा है टाइफून, ये साइक्लोन, और ये दक्षिणी तट को चाइना का जो ये हैनान प्रांत, हैनान द्वीप है, वहाँ के दक्षिणी तट से होता हुआ ये वियतनाम की ओर बढ़ रहा है। तो लगभग 6 लाख लोगों को जो है विस्थापित किया गया है, सुरक्षित स्थानों तक जो है पहुँचाया गया है। वहाँ पे योजना बनाई जा रही है कि उनको जो है इस टाइफून से आने से पहले ही जो है ये काजकी जो टाइफून है इसके आने से पहले ही वियतनाम में जो लोग जो है जो उस क्षेत्र में बस रहे हैं जहाँ पर ये टाइफून संभावना है कि वहाँ पर क्षति करेगा, तो उसके लिए वहाँ से शिफ्टिंग करी जा रही है लोगों की। तो 6 लाख लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। 7 तटीय प्रांतों में नावों के किनारे पर रहने का आदेश है, यानी अंदर जाने के लिए जो है समुद्रों में जाने के लिए, जो समुद्र में जाने के लिए उसको रोका गया है। तूफान जो है कल सुबह वियतनाम में टकराने की आशंका है, और चीन के हैनान प्रांत से ये दक्षिणी तट को पार करते हुए तूफान वियतनाम की ओर बढ़ेगा, और जो तेज़ हवाएं हैं वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो चीन के सान्या में व्यवसाय के लिए पर्यटक स्थल हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है टाइफून को लेकर के चाइना में, और 400 मिलीमीटर तक की वर्षा और साथ में 1.2 मीटर ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी दी गई है। थाईलैंड और लाओस में भी भारी वर्षा और स्थानीय बाढ़ की तैयारी की गई, मतलब यहाँ पर भी जो है भारी वर्षा हो सकती है और बाढ़ आने की संभावना जो है थाईलैंड और लाओस में भी हो सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वियतनाम और चाइना को देखते हुए ये पूछा जा सकता है कि टाइफून, कौन सा टाइफून जो है वो अभी हाल ही में जो है वियतनाम में आया, तो उसके लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, और ये इसका नाम है काजकी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये साइक्लोन एक्चुअली बेसिकली क्या है, इसके बारे में फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम पढ़ेंगे इसके आगे तब हम बताएंगे कि आपको जो है कि साइक्लोन जो है बेसिकली क्या होता है कि कोरियोलस फोर्स जो होता है अर्थ का, ड्यू टू दैट उस कोरियोलस फोर्स के कारण अर्थ जो है वो रोटेट करती है, और उसी के कारण जो है वो टाइफून जो, या फिर कह सकते हैं कि जो साइक्लोन्स है वो आते हैं। ठीक है, फिर है स्पेस एक्स जो है इसने आज रात अपने शक्तिशाली स्टारशिप रॉकेट का परीक्षण उड़ान भरेगा इसका। तो ये स्पेस एक्स जो है वो एलॉन मस्क की कंपनी है जो कि प्राइवेट है, और ये नासा के साथ इसका कोलेब्रेशन है, और ये जो है स्टारशिप रॉकेट जो है इसका परीक्षण जो है उसकी परीक्षण के लिए उसको उड़ान को जो है ये भरेगा ये, और उड़ान की अवधि जो है लगभग 1 घंटे रहने की संभावना है। प्रक्षेपण के लिए प्रोजेक्शन के लिए 30 मिनट पहले लाइव वेबकास्ट जो है इसका शुरू हो जाएगा। 2025 में स्टारशिप उड़ान की ये चौथी उड़ान है। 3 इससे पहले जो उड़ान हुई है स्टारशिप की वो फेलियर हुई है, और जो भी इसके जो परीक्षण किया गया है वो परीक्षण विफल हुआ है। तो पिछली 3 परीक्षण उड़ानें जो है वो विफल रही थी,
रॉकेट में तकनीकी सुधार कुछ टेक्निकल चेंज किया गया है। वो क्या है कि फ्यूल डिफ्यूज़र जो है उसको ठीक किया गया है। और फ्यूल डिफ्यूज़र बेसिकली क्या है कि फ्यूल को जो लीकेज हो सकता है तो उसको जो है सही किया गया है। और रॉकेट जो है ये बिना चालक का है, अनक्रूड होगा और पहले जैसी उड़ान पथ पर पालन करेगा। नासा 2027 में चांद पर मानव उतारने के लिए जो है स्टारशिप का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। तो इसीलिए जो है ये स्टारशिप को की जो ये परीक्षण एक तरह से कह जाएगा, इसका टेस्टिंग की गई है स्पेस एक्स के द्वारा की जा रही है। और स्पेस एक्स जो है ये दीर्घकालिक लक्ष्य इंसानों को मंगल ग्रह तक भेजना है। इसका जो दीर्घकालिक लक्ष्य एलॉन मस्क ने बहुत बार कहा भी है कि हम मंगल ग्रह पर जो है मानव बस्ती को बसाएंगे, तो उसको लेकर के, लेकिन पहले रॉकेट जो है ये उसको लेकर के ये स्टारशिप रॉकेट जो है ये मंगल ग्रह पर जाने की बात हो रही है इसकी। तो ये नासा जो है 2027 में पहले तो ये मून पर जो है जो मैन्ड स्पेस शटल जाएगा और उसके साथ साथ जो है ये मंगलयान पर भी जो है इसका प्रयोग स्टारशिप ये रॉकेट है इसका प्रयोग किया जाएगा कि मंगलयान पर जाने के लिए वहाँ के मिशन के लिए। नेक्स्ट है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप में कियालू ज्वालामुखी है। अब कियालू ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है और ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि कियालू ज्वालामुखी को लेकर सुमेलित करने पर 4 ज्वालामुखी दिए जाते हैं और उनके जो है कहाँ पर ये स्थित हैं। तो जैसे लिपारी द्वीप पर है, स्टाम्बोली है और जैसे और भी हैं फ्यूजियामा है जापान का। इस तरह से जो है अलग अलग जो वॉल्केनोज़ हैं तो उसमें जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उन सक्रिय ज्वालामुखी में हवाई द्वीप पर स्थित ये कियालू ज्वालामुखी जो है इसको एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है। और यही कियालू ज्वालामुखी जो है ये फिर से जो है ये इसका इरप्शन हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है और 100 फुट ऊंचा जो है लावा जो है के फव्वारे जो हैं वो निकले हैं। तो बेसिकली क्या है कि दिसंबर 2024 के बाद 31वां ये विस्फोट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 31 बार पहले ये विस्फोट हो चुका है। तो ये क्या है कि एक तरह से एक्टिव वॉल्केनो में बहुत ही जल्दी ये बार बार जो है ये लावा जो है मैग्मा जो है वो लावा के रूप में निकलता है। तो ये हवाई द्वीप पर जो एक कियालू है ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। तो उन एक्टिव वॉल्केनोज़ में जो है जो भी एक्टिव वॉल्केनोज़ हैं उनमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बहुत कम ड्यूरेशन में जो है ये एक्टिव हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, इस दृश्य ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित किया है और किसी की भी घर या बुनियादी ढांचे को खतरा नहीं है क्योंकि ये एक तरह से हवाई द्वीप में ये कियालू जो है वो जो ज्वालामुखी पर्वत है ये अलग पड़ता है जहाँ पर लोग नहीं बसते हैं वहाँ पर। तो क्योंकि विस्फोट जो है और ये साथ साथ में ये जो विस्फोट है ये क्रेटर तक ही सीमित है, क्रेटर के अंदर ही हुआ है। तो क्रेटर इन द सेंस वी कैन से कि मान लीजिए ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी में ये वेंट होता है कि यहाँ से जो है ये मैग्मा जो है बाहर आता है और जब ये बाहर आ जाता है तो ये लावा के रूप में ये निकल पड़ता है। तो ये लावा बन जाता है और ये यहाँ पर ये जो इस तरीके से जो वेंट है यहाँ पर ये जो इसका जो जहाँ से ये मैग्मा जो है लावा के रूप में निकलता है तो जब ये बाहर निकलता है तो इसको लावा कहा जाता है। तो ये एक क्रेटर का निर्माण करता है, एक जो होल होता है उसको क्रेटर बोलते हैं और ये क्रेटर जो है इसी होल के अंदर जो है अभी तक सीमित है ये। तो इसको इसमें जो है कोई भी किसी प्रकार के खतरे की आशंका नहीं बताई जा रही है, किसी प्रकार का खतरा जो है वो होने की संभावना नहीं है। क्रेटर बेसिकली अच्छा इसको लेकर के एक बात और होती है कि क्रेटर जो है झील का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये क्रेटर में जब ये मान लीजिए लावा निकल जाता है तो जब ये पूरी तरह से ज्वालामुखी शांत हो जाता है उसके बाद में क्या होता है कि बारिश होने पर जब पानी इस क्रेटर में भर जाता है तो वो क्रेटर झील का निर्माण करता है। और भारत में लोनार झील जो है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित है, क्रेटर झील है, इसको याद रखिएगा। तो जितनी भी झीलें हैं भारत में तो उनमें से केवल इंडिविजुअल जो झील है जो लोनार झील है वो क्रेटर के फॉर्मेशन से जो है ये बनी है। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये विस्फोट जो है
हले माऊ माऊ क्रेटर में हो रहे हैं, और इसका इलाका जो है हवाई वॉल्केनोज नेशनल पार्क का हिस्सा है। तो हवाई वॉल्केनोज नेशनल पार्क है, वहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो के गालफेस ग्रीन में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2025 स्टार्ट हुआ है। तो ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो है ये श्रीलंका में हो रहा है, और इसका आयोजन का नेतृत्व श्रीलंका टूरिज्म प्रमोशन ब्यूरो और डेरेना मीडिया नेटवर्क ने किया है। 25 देशों से 55 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज और 500 स्थानीय प्रतिभागी शामिल हुए हैं इसमें। स्टंट काइट परफॉर्मेंस और ने जो है एरोबेटिक प्रदर्शनों के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये यहाँ पर जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2025 ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर इस बार का आयोजन हुआ। तो ये श्रीलंका में हुआ है। तो कोलंबो काइट फेस्टिवल अब कोलंबो डेस्टिनेशन ब्रांडिंग प्रोजेक्ट के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण बन चुका है। तो ये मेजर न्यूज़ थी जो आज की थी, और निश्चित बात है कि आने वाले एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जो है ज़रूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।